आज का जो हमारे टॉपिक्स है इन द एसक्यूएल, सबसे पहले हम सीखेंगे डेटा को इंपोर्ट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, एंड लास्टली कि हम ना डेटा को मैपिंग कैसे करते हैं। तीन चीजें होती हैं, डेटा इंपोर्ट करना, उनका मैप करना, ठीक है। हाँ जल्द से ठीक है, तीन चीजें होती हैं डेटाबेस की क्रिएशन। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले डेटाबेस की क्रिएशन, क्रिएटिंग अ डेटाबेस, फिर डेटा को इंपोर्ट करना, ठीक है, और फिर डेटा को मैप करना। क्रिएशन ऑफ डेटाबेस, देन इंपोर्टिंग डेटा, देन मैपिंग डेटा, ठीक है। तो देखो क्रिएशन ऑफ डेटाबेस बहुत सिंपल है। कंट्रोल एन करोगे, आपके पास एक न्यू क्वेरी के लिए ऑप्शन खुल जाता है। एक बहुत सिंपल सा हमारे पास कमांड है टू क्रिएट अ डेटाबेस। मतलब बेसिकली जैसे एक्सेल में वर्कबुक हम क्रिएट करते हैं, उसी तरीके से टू क्रिएट दैट डेटाबेस सिंपल सा कमांड है। यू राइट क्रिएट डेटाबेस। सॉरी, मैंने वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी तो उसमें केवल प्लग करना भूल गया दोबारा। ठीक है। सो विल राइट क्रिएट डेटाबेस, एंड जो भी हमें डेटाबेस का नाम रखना है। कैप्स में नॉर्मल लिख सकते हैं कैसे भी। देखो इसमें ना जब हम मैनेजमेंट स्टूडियो का यूज कर रहे हैं या माइस्क्यूएल नहीं एमएस एसक्यूएल सर्वर को यूज कर रहे हैं, तो इट डजंट मैटर कि हम कैप्स में लिख रहे हैं या नॉर्मली लिख रहे हैं। बट कैप्स में लिखना मैं क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस रहती है। क्योंकि ये सारे एसक्यूएल के सर्वर आपके पास ना ऐसे मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ कैप्स ही अलाउड होता है, वो स्मॉल ब्रैकेट में एरर दे देता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप क्रिएट डेटाबेस ऐसे स्मॉल में लिखोगे तब भी वैसे ही वर्क करेगा जैसे उसे करना चाहिए, ठीक है। बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप ऑल कैप्स लिखो। जो भी क्वेरीज हैं बेसिकली सब कुछ ऑल कैप्स नहीं, जो एसक्यूएल स्पेसिफिक कमांड है, क्रिएट है, डेटाबेस है, हाँ ये वाले ऑल कैप्स। अब जैसे हमें डेटाबेस का नाम बनाना है, ठीक है, डेटाबेस का नाम लेट्स से आई विल मेक SQLDB। वो बेसिकली कि हम नाम गलत लिख रहे हैं, मतलब एरर दिखा रहा है कि कुछ एरर आ रहा है। ये लो, वो बेसिकली ये दिखा रहा है कि हमारी कमांड कंप्लीट नहीं हुई अभी। और ये जो रेक्टेंगुलर जैसा है इससे के बाद वो तो आपका ना ट्रेसर है। इसको इस तरीके से समझो कि जब आपकी फाइल सेव्ड है तो ग्रीन हो जाता है, जब सेव नहीं है तो येलो रहता है। वो बेसिकली बस यही डिनोट कर रहा है। रेड है ग्रीन, रेड है ना, अलग कलर होगा। ग्रीन है मतलब सेव्ड है और कोई कलर है मतलब अनसेव्ड। वो कलरिंग मतलब थोड़ी बहुत जैसे 2022 वाले में तुम तो उस वाले में थोड़ा सा अपडेट आ गया होगा कुछ कलर का। इसका मतलब वही होता है, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, हमें एसक्यूएल क्वेरी सेव करने की नीड ही नहीं होती है। हम बहुत रेयरली कोई एसक्यूएल क्वेरी सेव करते हैं, और जब आप असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे जब वो सब होगा तभी एसक्यूएल क्वेरी सेव करने की हमें नीड पड़ती है, ठीक है। सो मैंने SQLDB के नाम से एक डेटाबेस बनाया, ठीक है ना। 1 PM भी डाल दूंगा साथ में, याद है ये इस वाले बैच का, ये आपको डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास तो मल्टीपल डेटाबेसेस है, हर एक बैच के लिए अलग अलग ना, तो इसलिए मैंने डाला है, ठीक है। अब जब भी आप एक एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हो यू हैव टू एंड इट विद अ सेमीकोलन, नहीं बिना शिफ्ट वाला, ठीक है। एसक्यूएल की क्वेरी लिखने के बाद आपको सेमीकोलन लिखना होता है, ठीक है। अब इस क्वेरी को रन करने के लिए आपके पास तीन मेजर ऑप्शन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ऊपर जाके यहाँ पे सिंपली जो एग्जीक्यूट का बटन दिख रहा है इसको क्लिक कर सकते हो, आपकी क्वेरी रन हो जाती है। या फिर आप इसी के अंदर Alt X दबा सकते हो, शॉर्टकट है Alt X, इससे रन हो जाती है, ठीक है। अब तीसरी चीज कि आपके पास मान लो मल्टीपल क्वेरी लिखी हुई है आपने, उसमें आप एग्जीक्यूट या Alt X करोगे ना सारी क्वेरी रन होंगी। अब मैंने मल्टीपल क्वेरी लिखी हुई है बट मैं नहीं चाहता कि मेरी सारी क्वेरी रन हो जाए, तो मैं एक क्वेरी को सिलेक्ट करूंगा ऐसे और फिर Alt X करूंगा या एग्जीक्यूट करूंगा तो सिर्फ वो सिलेक्टेड क्वेरी रन होगी। तो सर ये जो सेमीकोलन लगाने के बाद एक क्वेरी कंप्लीट होगी। हाँ, हर एक सेमीकोलन का मतलब है एक क्वेरी हमने कंप्लीट करी है, ठीक है। सो अब मैं फिलहाल तो मैं Alt X ही कर सकता हूँ क्योंकि एक ही क्वेरी लिखी हुई है। अब जब मैंने Alt X किया इट विल शो मी द रिजल्ट ऑफ कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, है ना। मतलब इसमें कोई एरर नहीं था, कमांड रन हो चुका है। मैं अपने ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके डेटाबेस इसके अंदर देखूंगा अगर तो मेरे पास SQLDB 1 PM का डेटाबेस आ गया। आपके में टाइमिंग आ रही है, क्या टाइमिंग आ रही है? क्या
टाइमिंग 26/11/25 आ रहा है, हमारे में भी 26/11/25 आ रहा है। अच्छा ये टाइम, हाँ ये टाइम जोन अलग है मेरा, सेट भी नहीं करता मैं, विंडोज यूज नहीं करता ना इतनी ज्यादा, तो इतना कुछ सेट नहीं कर रखा मैंने। 7:47 हो रहे हैं, और वही 5:30 हो गए जीएमटी में है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे SQL DB1 PM के नाम से डेटाबेस बन गया मेरा। ठीक है, अब देखिए इसको हमें दिख रहा है, डेटाबेस पे जाओ, डेटाबेस को एक्सपेंड करूँ, बन गया ना। कभी बार एक्चुअली ऐसा होता है कि आपने कोई क्वेरी रन करी एंड डेटाबेस वगैरह वहाँ पे दिखता नहीं है, तो उसका रीजन ये होता है कि जो हमारा SSMS है ना, वो रेगुलरली डेटा फ्रेश नहीं, मतलब अपडेट नहीं करता अपने आप को, रिफ्रेश नहीं करता। तो इसके लिए आपके पास मैन्युअल ऊपर रिफ्रेश का बटन भी होता है, ये वाला F5 भी, मतलब तो रिफ्रेश का बटन भी है, तो इससे भी आपका पूरा ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर रिफ्रेश हो जाता है। तो कभी कभार बाई चांस ना दिखे आपको, यहाँ से रिफ्रेश कर लो फिर दिख जाएगा। ठीक है, अब हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया और हमने एक वर्कबुक क्रिएट कर ली। अब इसके अंदर हमें एक शीट क्रिएट करनी है। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन हम आज एक्सप्लोर करेंगे, दूसरा ऑप्शन हम कल एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास जैसे आपने CSV फाइल पता होगा आपको, मैंने बताया भी था आपको, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वाली फाइल, और जो आपने एक्सेल वगैरह में काम किया होगा तब उसके साथ काम किया होगा, राइट, है ना। सो इसमें ना हम उस वाली फाइल को इंपोर्ट करेंगे पहले। ठीक है, इसमें हम पहले उस वाली फाइल को इंपोर्ट करेंगे। सो उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम डेटाबेस को एक्सपैंड करें, मतलब जो हमारा डेटाबेस है, जो डेटाबेस का नाम है उसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक कर सकता हूं मैं, एंड इसके अंदर टास्क्स के अंदर आई हैव ऑप्शन ऑफ इंपोर्ट फ्लैट फाइल। डेटाबेस के नेम के ऊपर राइट क्लिक किया, टास्क के अंदर इंपोर्ट फ्लैट फाइल, है ना, क्लिक किया, बस इस तरीके का पैनल खुल जाएगा, राइट, क्लियर है ना। अब इसके अंदर लोकेशन ऑफ फाइल टू बी इंपोर्टेड, मेरे को यहाँ पे CSV फाइल देनी है, मेरे को जो सी इंपोर्ट करनी है, तो आई विल डू ब्राउज। मेरे पास जो मेरी CSV फाइल है, लेट मी सी कहाँ पे है। आपके पास कोई CSV फाइल हो आप वो यूज कर लो, वरना एक अगर आप बोलो तो मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, वो डाल लेना, बताओ डाल दो, डाल देते हैं, एक मिनट तो मेरे को बस, हाँ ये चॉकलेट सैंपल CSV है, यही यूज कर लेंगे और यही डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने बस एक बार इतने ऐसे मेथड देख लो, मैंने अभी ओपन किया अभी से। ठीक है, तुम्हारे पास पहले वो डाल देता हूँ। One o'clock, ठीक है, सेंट देख लो से, राइट। सो एक बार कर लो, जरूर डाउनलोड कर लो एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। किया तो वो वाला फाइल नहीं आया, जैसे डेटाबेस खुलता है वैसे नहीं आया। जैसे आपके वो साइड में डेटाबेस है, मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया तो कैंसिल ही हो गया। देखो दोबारा वो फाइल देखनी है, कहाँ जाएगी, मतलब अच्छा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर चला गया तुम्हारा, ऊपर व्यू में जाओ, ऊपर देखो ऑप्शन होगा व्यू का, इसके अंदर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे टिक कर दो बस। ठीक है, आपने कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्ट का बटन दिख रहा है, हाँ इसमें देखो जो तुम्हारा डेटाबेस आ रहा है उसका नाम दिख रहा है या क्या आ रहा है। अच्छा डेटाबेस में क्लिक करके, हाँ ये कनेक्ट नहीं कर पा, तुमने बेसिकली इसको बंद कर दिया था ना।
मैंने अपने SSMS को बंद कर दिया था। ठीक है, मैंने अभी तक से सेट करके रखा हुआ, तो एक बार वॉल सेट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आप अपने टेबल का नाम चेंज कर सकते हो। तो मैं ऐसे चॉकलेट्स के नाम से रखता हूँ, सिर्फ चॉकलेट्स के नाम मैंने कर दिया, कुछ भी नाम करो, डजंट मैटर। ठीक है, न्यू टेबल नेम में बाय डिफॉल्ट जो आपकी फाइल का नाम होता है वही पिक करता है, एग्जैक्टली वही रख देता है। ठीक है, उसका आप नाम चेंज करके कुछ भी कर सकते हो। नीचे आता है आपका टेबल स्कीमा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे अभी आप अगर वर्क कर रहे हो, मैं बताया था यूजर नेम वगैरह वाला पूरा सीन, नहीं बताया था ना? नहीं बताया था आपको। ठीक है, तो जैसे अभी आप वर्क कर रहे हो तो जो आपका सर्वर है वो भी आपके पीसी पे स्टोर्ड है, एंड जो मैनेजमेंट स्टूडियो है वो भी आपके पीसी पे स्टोर्ड है। ठीक है, तो जो पूरा एसक्यूएल सर्वर है वो आप ओन करते हो। ऐसा इतनी बात समझ आ रही है? Right? तो हमने क्या किया है कि हमने अपने एसक्यूएल सर्वर पे ना मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस दे ही नहीं रखा। हमने एक ही यूजर बना रखा है जिसको हम यूज करते हैं, जैसे, है ना? तो उस यूजर का नाम है डीबीओ। ठीक है, टेबल स्कीमा बेसिकली डीबीओ कि इस यूजर के अंदर आपका वो टेबल क्रिएट होगा। ठीक, यूजर के अंदर टेबल क्रिएट होगा, इस यूजर के अंदर मतलब इस यूजर के नाम से वो टेबल क्रिएट होगा कि इस यूजर ने वो टेबल क्रिएट की है। मतलब डीबीओ हमारे यूजर, मतलब मैं हूँ तो डीबीओ हमारे लिए यूज होगा। बिल्कुल, तो ठीक है। सब में कैसे डीबीओ यूज होगा? डीबीओ कैसे यूज मतलब आपने भी डीबीओ, वो एसक्यूएल सर्वर जब आप इंस्टॉल करते हो तो डीबीओ इज डिफॉल्ट यूजर नेम, कि हमने यूजर नेम डाला ही नहीं ना कभी। हाँ, तो जो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हैं जो बाय डिफॉल्ट यूजर नेम आते हैं दैट इज डीबीओ। तो अगर मैं इसे एसएमएस मैनेजमेंट स्टूडियो का मैं चला रहा हूं और मेरा एसक्यूएल सर्वर कहीं और है, वो क्या दिखाएगा? अगर आपका एसक्यूएल सर्वर कहीं और है, डिपेंड करता है कि अब जो एसक्यूएल सर्वर है, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप ही ने इंस्टॉल कर रखा है, कहीं और इंस्टॉल कर रखा है बट आप ही ने इंस्टॉल कर रखा है, कहीं और इंस्टॉल कर रखा है बट आप ही ने इंस्टॉल कर रखा है। दूसरा कि कंपनी ने इंस्टॉल कर रखा है, उसका एक्सेस मिला हुआ है आपको। ठीक है, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो अगर पहले वाला ऑप्शन की मैं बात करूँ कि आप ही ने इंस्टॉल कर रखा है, तो आपने अगर यूजर और क्रिएट की नहीं होगी, भाई डिफॉल्ट अपने सिर्फ अपने लिए किया हुआ है, तो वहां पे भी डीबीओ ही आएगा। ठीक है, बट अगर एक कंपनी ने इंस्टॉल कर रखा है तो हर एक एम्प्लॉय के लिए अलग अलग यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाएगी। ठीक है, तो व्हाटएवर द यूजर नेम एंड पासवर्ड यू हैव गिवन ना, वो आएगा यहाँ पे डीबीओ की जगह पे। ठीक है, चलो लेट्स से ABC 1 2 3 करके उसने यूजर नेम बना रखा है, तो वो दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो अगर ड्रॉप डाउन में भी देखोगे ना, तब भी डीबीओ ही अवेलेबल है सिर्फ। राइट, अब इसमें ड्रॉप डाउन है ही क्यों? जब एक ही यूजर नेम से हम लॉगिन करेंगे तो वही आना चाहिए बाय डिफॉल्ट। ड्रॉप डाउन है ही क्यों? ड्रॉप डाउन इसलिए है क्योंकि यूजर नेम ना सिर्फ पर पर्सन का नहीं होता। जैसे आपका यूजर नेम होगा वो तो होगा ही होगा, कई सारे यूजर्स होते हैं जो डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं, पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स के एक यूजर नेम बनना होता है। ठीक है, कि मान लो जैसे आपकी कंपनी में डेटा साइंस का अलग डिपार्टमेंट है, डेटा एनालिसिस का अलग डिपार्टमेंट है, दोनों को एसक्यूएल सर्वर का एक्सेस चाहिए। अब हर एक यूजर का तो यूजर नेम और पासवर्ड होगा, एक यूजर नेम पासवर्ड डिपार्टमेंट का भी होगा, जो डिपार्टमेंट हेड ओन करेगा या जो भी ओन करेगा उसे, उसका भी होगा। उसके पास क्या एक्सेस होगा कि वो जब उसने लॉगिन कर रखा है ना, तो किसी भी यूजर के अंदर टेबल बना सकता है। और मैं पॉइंट कि अपने वो डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं उसके में किसी के अंदर भी टेबल बना सकता है। कि मान लो आपको एक टेबल का एक्सेस चाहिए था, कोई डेटा का एक्सेस चाहिए था, और अपने डिपार्टमेंट हेड के पास जाके बोलोगे मेरे को इस काम के लिए इस चीज का एक्सेस चाहिए, तो वो अपने एंड से ही आपके यूजर के अंदर एक नया टेबल बना के दे देगा उस डेटा का। ठीक है, आया समझ? तो इसलिए ये ड्रॉप डाउन होता है यहाँ पे, और इसीलिए फिलहाल एक ही यूजर हमें यहाँ पे दिख रहा है। डन? क्लियर? बस ठीक है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास आता है प्रीव्यू ऑफ योर डेटा, हमारे पास क्या क्या डेटा है उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा। ठीक है, हमारा CSV फाइल का एक प्रीव्यू आ गया यहाँ पे, है ना? इसमें लाइक सारा डाटा नहीं आएगा, कुछ टॉप की 20 30 50 रोज समथिंग आएंगी। ठीक है, बस हमने बेसिकली ये देखने के लिए होता है कि डाटा हाँ ऐसा ही दिख रहा है कि हम सही डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यू विल डू नेक्स्ट। अब यहाँ पे आता है आपका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना। ठीक है, जैसे ऑर्डर आईडी शुड बी, इसने बाय डिफॉल्ट तो सारे डेटा टाइप उठा रखे हैं।
डेटा टाइप आपको पता ही नहीं होंगे क्या होते हैं अभी, सॉरी माय बैड, मैं उस पर लेके नहीं बताया नहीं आपको मैंने। हाँ, दो डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि आपके पास डेटा किस तरीके का, ठीक है, जो मेजर डेटा टाइप्स होते हैं आपके पास वो है वैरकैर, कैर, या फिर इंट, या डेसिमल, या डेट, ये सब होते हैं, ठीक है। अब ये ना थोड़ी सी याद करने वाली चीज है, ठीक है। तो हमारे पास दो मेजर टाइप ऑफ डेटा हुआ, एक नंबर और एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स का मतलब कि जब भी आप कुछ डबल कोट के अंदर डालते हो दैट इज अ स्ट्रिंग, अगर एक नंबर है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है दैट इज अ नंबर, ठीक है। अब नंबर के अंदर दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -18 100, ये इंटीजर्स हुए आपके सारे, राइट। एक टाइप तो ये हो गया, दूसरा हुआ 1.8 2.8 डेसिमल्स वाला, राइट। तो इनको हम बोलते हैं, मतलब एसक्यूएल के टर्म्स में तो इनको हम डेसिमल्स ही बोलते हैं। जैसे आप बोर्ड भी जाओगे तो इनको यूजुअली फ्लोट बोला जाता है। हाँ, यूजुअली इनको फ्लोट बोला जाता है, जब भी डेसिमल वाले नंबर होते हैं ना आपके पास, इनको यूजुअली फ्लोट बोला जाता है, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रिंग्स है उसमें एसक्यूएल में आप उसे तीन मेजर तरीकों से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर कैर, मतलब कैरेक्टर, सेकंड वन इज योर वैरकैर, वेरिएबल कैरेक्टर, एंड थर्ड वन इज योर नम वैरकैर, न्यूमेरिकल वेरिएबल कैरेक्टर। हाँ, जो स्ट्रिंग्स है उसको हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं कैर से, CHER, which basically means character। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले कैर होता है, फिर आता है वैरकैर। उसमें देखिए कुछ भी समझ नहीं आएगा, उसमें सब नंबर कैरी है बस। सबसे पहले कैर आया, मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है। सबसे पहले कैर आया, उसके बाद आता है वैरकैर, वेरिएबल कैरेक्टर इसका मतलब होता है, और उसके बाद आता है फिर ये नम वैरकैर, एन वैरकैर मतलब न्यूमेरिकल वैरकैर, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है सब में वो बता देता हूँ कि तीनों जो ये है ये स्टोर स्ट्रिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। ये कैरेक्टर्स को ही स्टोर करने के लिए बने। सबसे पहले कैरेक्टर की बात करते हैं, कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। ये तो उस दिन आया तो उसने बताया था, कैरेक्टर नहीं बताया हमने, बता देता। एबीसीडी कैरेक्टर नहीं बोला मैं बताता हूँ, मैंने सुना था, दिखा होता कैरेक्टर है, प्रॉपर कैरेक्टर के बारे में मेंशन करते हैं। क्या बताया था वो, बताया था मैं, क्या बताया था। हाँ, अल्फाबेट्स होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। डेटा है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होते हैं। कैरेक्टर्स आर बेसिकली A to Z, ठीक है। अब A to Z में दो वैरायटी हो गई, एक लोअर केस एक अपर केस, ठीक है। ये अलग अलग कैरेक्टर माने जाते हैं, ठीक है। मतलब एक अगर A आपने लोअर केस में लिखा है तो दैट इज डिफरेंट देन A आपने अपर केस में लिखा है, ठीक है। ठीक है ना, ये हो गए। फिर 1 to 9 मतलब 0 to 9, ठीक है। 10 ये हो गए, these are also characters। then your special characters, underscore, exclamation mark, at the rate, hashtag, ठीक है। ये सब कैरेक्टर्स हो गए। टोटल 126 बनते हैं ये सारे 126 सब कुछ मिला के 126 होता है। अपर केस लोअर केस दोनों को मिला 126। टोटल जो कैरेक्टर सेट होता है ना वो 126 का होता है। हमें को अलग अलग नहीं पता कि जैसे नंबर 10 हो गए, कैरेक्टर 26 हो गए। हाँ, अरे जानने की जरूरत भी नहीं है, तो आप कुछ भी लिख रहे हो वो कैरेक्टर ही है बेसिकली, कीबोर्ड में जितना भी है सब कुछ कैरेक्टर ही है, ठीक है। सो अब इसमें से आपके ना कई सारे स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होते, ठीक है। जैसे एट द रेट अलाउड नहीं है लिखना, मतलब इनको हम स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं। स्पेशल कैरेक्टर तो सारे ही हैं, स्पेशल कैरेक्टर में कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली कैरेक्टर के अंदर अलाउड है, तो सबको हटा दो, सिर्फ जो अलाउड है उनकी बात करते हैं क्योंकि वो कम है, ठीक है। तो अंडरस्कोर अलाउड होता है, हाइफन अलाउड होता है, माइनस करते हैं हाइफन, ठीक है, ये अलाउड होते हैं। देन आपका एंड अलाउड होता है, जो ये 7 के ऊपर की है ना वो अलाउड होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका हाँ जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, नहीं क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता, स्लैश भी नहीं होता, कॉमा भी नहीं होता, बस यही होते हैं ज्यादातर। मेजर दो ही होते हैं, अंडरस्कोर एंड हाइफन। उसके अलावा जो एंड का सिंबल है उसमें भी थोड़ा सा डाउट ही है मेरे को, तो रहने दो, क्योंकि बहुत कम ही अलाउड होते हैं स्पेशल कैरेक्टर, क्योंकि हर एक स्पेशल कैरेक्टर ना उसका अलग पर्पस होता है। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हर एक का क्या क्या अलग अलग पर्पस है, तो ज्यादातर आपके अंडरस्कोर एंड हाइफन ही अलाउड होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब हम आते हैं कैरेक्टर पे।
कैरेक्टर के अंदर हम ये सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और हमें डेटाबेस के अंदर ये सब कुछ स्टोर करना है तो उसका डेटा टाइप कैरेक्टर बनेगा। ठीक है, बट कैरेक्टर के साथ ना कैरेक्टर में जो प्रॉपर्टी बताता है एक तो इसकी ब्रैकेट लगाना पड़ता है इनके साथ। कैरेक्टर लिखोगे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर यू हैव टू गिव द लेंथ, कितने कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको पहले से देनी पड़ती है। ठीक है, लेट्स से आपका नेम है 5 कैरेक्टर का, आपने दिए हुए हैं 10 कैरेक्टर, उसमें आराम से आ जाएगा आपका नेम, कोई इशू नहीं है। बट लेट्स से आपका नेम है 5 कैरेक्टर का, आपने दिए हुए हैं 4 कैरेक्टर, तो वो एरर दे देगा कि मेरे पास इतनी स्पेस ही नहीं है। बेसिकली अभी बोलो जो ब्रैकेट में हम ले रहे हैं फिर वो कैरेक्टर्स की लेंथ को स्पेसिफाई करना है। बिल्कुल, ये चीज कहाँ पे करनी पड़ेगी? ब्रैकेट में दिख रहा है एंड वेर क्या लिखे हुए हैं, उनके साथ ब्रैकेट लगे हुए हैं, हाँ, अच्छा, वो लेंथ है। तो उनको 50 कहाँ लिखना है, कहाँ ये अभी लिखने विखने वाली बात थोड़ी आगे चल के करेंगे। बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, बढ़ा कर सकते हो, कम कर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में। अभी हम सिर्फ डेटा इंपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मैंने जो जो दिख रहा है ना वो समझा रहा हूँ आपको क्या क्या दिख रहा है अभी। इसको हम मॉडिफाई कैसे करते हैं सब आगे जब क्वेरीज में जाएंगे तब पता लगेगा धीरे-धीरे। ठीक है, कैरेक्टर की लेंथ होना, ये तो हमारी नंबर ऑफ वो होगी ना, क्या रोज होगी ना मतलब जो डेटा में लिखा है 50। नहीं, डेटा में तो यार 1000 के आसपास होता है। नहीं 50 क्या है? 15 वर्ड रख सकते हैं उसके अंदर। हाँ, मतलब एक वर्ड जो है ना कि 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट नेम है, हाँ, प्रोडक्ट नेम वाला कॉलम देखो, उसमें एंड वैर 50 लिखा हुआ है, राइट। तो जो प्रोडक्ट का नाम है ना उसमें 50 कैरेक्टर की अलाउड है एक नाम में। पॉइंट, जैसे एक डेटाबेस बनाया आपने, उसमें नेम का कॉलम बनाया, उसके अंदर जैसे मेरे को अपना नाम डालना है योगेश, YOGESH, 6 कैरेक्टर है, तो वहां पे 10 या 6 मतलब मिनिमम होना चाहिए तभी मेरा नाम डल पाएगा। और वहां पे 5 ही लिखा हुआ है ना इस ब्रैकेट में, तो मेरा नाम डल ही नहीं पाएगा उस डेटाबेस से। 50 मतलब वो एक्चुअली कैलकुलेट करता है ना कि जो मैक्सिमम होगा प्रोडक्ट नेम है, जैसे तो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट नेम है उसका कितना बड़ा नाम है, तो उसके साथ वो 50 लगा देता है। मतलब ऑटोमेटिकली। हाँ, उसने ऑटोमेटिकली किया हुआ है अभी। ठीक है, तो हम कैरेक्टर की बात कर रहे थे, अब हमने बेसिक सारा समझ आ गया, अब कैरेक्टर को समझते हैं होता क्या है। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है और लेंथ क्या होती है ब्रैकेट में जो लगाते हैं वो समझ आ गया है ना। अब कैरेक्टर में क्या होता है कि जैसे मान लो हमने 50 लगाया, ठीक है, और नेम आया जैसे 5 कैरेक्टर का नेम इनपुट हुआ, लेकिन उसमें ब्रैकेट में आपने 50 लिखा हुआ था, तो कैरेक्टर का जो डेटा टाइप है ना वो क्या करेगा, 50 की ही स्पेस रिजर्व करके रखेगा। स्पेस आपके डिस्क के ऊपर 50 कैरेक्टर्स की रिजर्व कर लेगा, बेशक भले उसमें से 5 ही हो, बाकी आपकी एम्प्टी स्पेस है बट वो रिजर्व करके रखेगा। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। ये हमारे पास प्रॉब्लम है ना एक, कि जब 5 ही कैरेक्टर है तो बाकी स्पेस क्यों ली हुई है तूने, है ना। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया था varchar। varchar इज कि जैसे हमने 50 दिया, 50 की स्पेस रिजर्व करी, फिर नाम आने का वेट किया, जैसे 5 का नाम आया तो उसने देखा कि हाँ 5 का नाम आया है, उसने 5 का नाम डाला, बाकी जो 45 स्पेसेस थी वो रिलीज कर दी। ठीक है, फिर आता है आपका varchar। ठीक है, और n varchar इज बेसिकली यू आर टेलिंग कि इसके अंदर ना नंबर्स भी आने वाले। ठीक है, आप वैसे उसको varchar के अंदर भी सिंपली रख सकते हो, बट कभी कभी थोड़ा बहुत इश्यू आता है तो इसलिए n varchar एक अलग से बना दिया गया है। इसमें तो बहुत सारे लिखा है। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे हैं, आप सबको जाने की जरूरत ही नहीं है ना। हम चेंज भी कर सकते हैं इसको। हाँ, आपके ऊपर है। मतलब जो हमें एनवेल कह रहा है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, उसको हम कैरेक्टर में चेंज करना चाहें हो जाएगा। हाँ, वहाँ पे कैरेक्टर अवेलेबल होगा आपके पास, तो ड्रॉप डाउन में देखोगे ये ना 4 10 है, कैरेक्टर भी अवेलेबल है, सारे अवेलेबल होते हैं आपके पास। बहुत सारे हैं यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट है उसकी बात करेंगे, जो कभी यूज ही नहीं होते उनकी बात करने की नीड नहीं है। ठीक है ना, सबने अभी हमने varchar का देखा और n varchar का देखा। ठीक है, न्यूमेरिक varchar एंड varchar, ये बेसिकली क्या करते हैं, 50 की स्पेस रिजर्व करी, 5 का नाम आया तो 5 स्पेस कर दिए, बाकी 45 रिलीज कर दिए। अब एक आपके पास इसमें ना varchar की एक वैरायटी और होती है जो MS SQL में नहीं होती, बट आपको कई सारे SQL सर्वर में देखने को मिल जाएगी, जैसे MySQL वगैरह में देखने को मिल जाएगी, विच इज varchar 2, मतलब ब्रैकेट में नहीं, varchar 2 फिर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें और नॉर्मल varchar में क्या डिफरेंस है कि जो varchar है वो क्या कर रहा है, जब नाम आ रहा है उसको पहले डाल रहा है, उसने मतलब पहले 50 स्पेसेस रिजर्व कर लिए, हमने 50 लिखा ना, 50 स्पेसेस रिजर्व कर लिए, जब नाम आया 5 का
उसने 5 का नाम डाला, उसके बाद 45 रिलीज कर दिए। वैरिएबल 2 क्या करेगा कि वो स्पेसिफिक रिजर्व ही नहीं करेगा, वो नाम आने का वेट करेगा, नाम आया 5 का, उसने 5 ही स्पेसिफिक रिजर्व करे और 5 में डाल दिया। समझ आया कि वैरिएबल में स्पेस रिजर्व होके फिर रिलीज होते हैं, और वैरिएबल 2 में स्पेस रिजर्व भी नहीं होते, उतने ही स्पेस रिजर्व होते हैं जितने का नाम आता है। ठीक है, वैरिएबल 2 अभी तक हमने SQL वगैरह में इंट्रोड्यूस किया नहीं किया है, MySQL वगैरह में वो अवेलेबल है। तो जो वैरिएबल 2 होता है उसके हम लोग फिर बाहर लिमिट देते हैं उसकी, लिमिट इज की स्टिल आपको ये हाँ फिर उसको करना पड़ेगा, मतलब इससे क्रॉस। हाँ लिमिट इज कि कितना क्रॉस नहीं है, मतलब वही है कि इतने से ज्यादा अलाउड ही नहीं है डालना। ठीक है, ठीक है, वैरिएबल वाला जो कैरेक्टर वाला पार्ट है समझ आ गया, क्लियर। इसके बाद आता है आपका इंट, जो हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, इंट बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटीजर। ठीक है, अब इंट में यूजुअली क्या होता है, जैसे आप MySQL वगैरह में अगर बात करोगे तो इंट के अंदर एक ब्रैकेट वाला सिस्टम होता है, जैसे इसके अंदर होता है ना कि इंट के अंदर आपके कितने नंबर्स अवेलेबल हैं। हाँ ओके, तो इंट के अंदर भी वही ब्रैकेट वाला सिस्टम होता है यूजुअली कि कितने नंबर्स आप अलाउ कर रहे हो अपने इंटीजर के अंदर। ठीक है, बट जो MS SQL है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो इस चीज पे थोड़ी सी अलग तरीके से हैंडल करता है। तो जब उसके ड्रॉप डाउन में देखोगे ना, तो आपके पास इंट की बहुत सारी वैरायटी दिखेगी आपको। सबसे ऊपर देखो, अगर मैं पहले से स्टार्ट करूं, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है बिग इंट, फर्स्ट वन। ठीक है, तो उसके बाद आप नीचे आते रहोगे, सो यू विल गेट टू नो नॉर्मल इंट, INT नॉर्मल इंट आ गया है ना। उसके बाद योर स्मॉल इंट एस में, ये अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है, तो अगर मैं कुछ नाम लेता हूं तो उस हिसाब से अल्फाबेटिकली देख लेना। नॉर्मल इंट नहीं है, स्मॉल इंट। नॉर्मल इंट मतलब नॉर्मल इंट नाम नहीं है, इंट सिर्फ लिखा हुआ इंट, INT इंट, और नॉर्मल इंट मतलब बोल रहे हैं वैसे वो। ठीक है, सो देन योर स्मॉल इंट है ना। आपके पास स्मॉल इंट के बाद यू हैव टाइनी इंट है ना। तो ये कुछ इसमें वैरायटी दे दी है इन्होंने, इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट ब्रैकेट थिंग, मैंने वैरायटी दे दी है कि अगर आपको एक ही सिंगल डिजिट रखनी है तो टाइनी इंट में आता है, 2 डिजिट पे जाना है तो स्मॉल इंट, 3 से 8 या 9, 3 से 9 डिजिट के लिए यू विल प्रेफर दैट नॉर्मल इंट। तो नॉर्मल इंट सर वो माइनस वाली वैल्यू पर रखते हैं, इंट सबको रखता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, लेकिन न्यूमेरिक ही रखेगा, न्यूमेरिक ही रखेगा सर। टाइनी में एक होता है, स्मॉल में स्मॉल में 2, बाकी 3 से 9। हाँ नॉर्मल में 3 से। ठीक है, मतलब एक्चुअली तुम स्मॉल के अंदर एक ही रख सकते हो और इंट के अंदर एक दो रख सकते हो। इट्स लाइक कि लिमिट, मैक्सिमम लिमिट क्या है। ठीक है, कि टाइनी में एक ही आता है और स्मॉल में तुम मैक्सिमम 2 रख सकते हो, एंड तुम इसमें इंट में मैक्सिमम 9 रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका बिग इंट जो कि फिर आपका मैक्स वाला फंक्शन पे वर्क करता है, मतलब उसके अंदर लिमिट हट जाती है। सर ये मतलब ये सेट की गई है या फिर इसने अपने आप डेटा एज्यूम कर लिया है कि ऐसा है? नहीं डेटा के हिसाब से नहीं है, जो ये नाम है ना, ये ऑलरेडी MS SQL के पार्ट है, यही लिमिट MS SQL जैसा हो जाए डाला तभी आता है, ये डेटा के हिसाब से नहीं बने हैं ये। नहीं, जैसे इसमें टिनी इंट है, हाँ तो इसमें वो चाहता तो इंट भी दे सकता था। किसमें टाइम है, क्वांटिटी में? हाँ, क्योंकि क्वांटिटी में पॉइंट है ना कि सारी जो वैल्यूज देखोगे सिंगल डिजिट की वैल्यूज हैं, वो 2 4 5 8 ऐसे है। तो इसने ऑटो फैच किया है, मतलब कि हाँ डेटा पढ़ के उसने बाय डिफॉल्ट अपना बेसिकली हमारे इसने मैनेजमेंट स्टूडियो ने डेटा को पढ़ा एंड उसके साथ बताया कि ये बेस्ट लग रहे हैं उसको। तो मतलब ये सारी जो वैल्यू है इसने ऑटो फैच करी हुई है, ये हमने वैल्यू नहीं, हर डेटा टाइप्स भी होते हैं मतलब ऑटो सेट कर। हाँ तो आप ड्रॉप डाउन में देखो ना, नहीं मतलब नहीं जो ड्रॉप डाउन में दिख रहा है वही है सारे आपके, मैक्सिमम ड्रॉप डाउन के अंदर सारे वो बेसिकली दे रहा है ना कि मेरे को लग रहा है कि ये है, और आपको कुछ और लगता है तो वो चेंज कर अपने मतलब अपने उसके assumption से करिए। हाँ ठीक है, ठीक है, हमने वही सर ये है अभी तो मुश्किल मुश्किल है। ठीक है। जी सर, पॉइंट है कि इसने बताया है कि ये मेरे को लग रहा है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये मेरे को लग रहा है कि इसके जरिए होने चाहिए, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ कुछ हो रहा है तो ये ड्रॉप डाउन चेंज कर। ठीक है, ठीक है, और अभी प्राइमरी की अलाउंस पे जाते ही नहीं उस पे बाद में। ठीक है ना,
इसको ऐसे ही छोड़ना होता है हमेशा। नहीं, हमेशा ऐसे नहीं छोड़ना होता, अभी के लिए हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ बताऊंगा तो फिर जो टॉपिक है वो कवर नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड है, राइट। तो इसको हम सीधा नेक्स्ट करते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद आपके पास फाइनल इंफॉर्मेशन आ रही है। सर ये इंग्लिश का बता दो, इंग्लिश जा रहा है नीचे ना, जो ग्रैन्युलैरिटी ऑफ एरर रिपोर्टिंग है। हाँ, ये जब हम एसक्यूएल डेटाबेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वगैरह में पढ़ेंगे ना, समरी में आ गया। अब ये बता रहा है कि मैं क्या करने वाला हूँ। सो ये नेम का मतलब है कि इस डेटाबेस के अंदर वैल्यू डालेगा, ठीक है। डेटाबेस का नंबर है कि सॉरी इस सर्वर के अंदर आएगा, नेम इज सर्वर नेम, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इस सर्वर के अंदर मैं वैल्यूज डालने वाला हूँ। इस सर्वर के अंदर मेरे पास SQL DB 1pn के नाम से डेटाबेस है, उसके अंदर मैं वैल्यूज डालने वाला हूँ, ठीक है। टेबल में dbo.chocolates के नाम से बनाने वाला हूँ, और जो डेटा मैं लूंगा वो यहाँ से लूंगा, उसने फिर पाथ दे दिया लास्ट में फाइल से दी हुई है ना, उसने पाथ दे दिया कि मैं यहाँ से डेटा लेने वाला हूँ, ठीक है। वो बेसिकली बोल रहा है कि मैं ये चीजें करने वाला हूँ, एक बार वेरीफाई कर लो लास्ट टाइम। आप फिनिश करोगे, वो हल्का सा लोड करेगा और डेटा इंसर्ट हो जाएगा आपका, हो गया ना। बस इसको क्लोज कर क्लोज कर दिया, क्या हो गया। वो बस उस पे सक्सेस पे क्लिक कर रहा है। अच्छा, सक्सेस में हम कहेंगे सक्सेसफुल, ठीक एक साल बाद मिलेगी ऐसे पोस्ट करेंगे। हाँ क्लोज कर दो बस, ठीक है। हमारा डेटा इसके अंदर सक्सेसफुली आ चुका है। वेरीफाई करने के लिए बट वी विल डू कि हम डेटाबेस को एक्सपैंड करेंगे। टेबल्स के अंदर वी शुड फाइंड अ चॉकलेट्स टेबल। तो ये हमारा चॉकलेट्स टेबल दिख रहा है मेरे को, रिफ्रेश कर लो अगर नहीं दिखा तो एक बार। इसमें जाना डेटाबेस के अंदर जो आपने डेटाबेस का नाम क्रिएट किया अभी उसके अंदर टेबल में जाना टेबल्स के अंदर आपको फिर वो दिखेगा, दिख गया, ठीक है ना। अब जब आप इस टेबल को ओपन करोगे तो यू विल हैव अ फोल्डर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स को ओपन करोगे आपको सारे कॉलम्स भी दिख जाएंगे आपके, देखिए सारे कॉलम्स। इसमें वो भी बताया गया है। हाँ कि कौन सा डेटा टाइप है वो सभी बता देता हूं, ठीक है। क्लियर है इतना। ये था आपका डेटा इंपोर्टिंग, ने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, ने डेटा को इंपोर्ट कर दिया। अब जो लास्ट पार्ट आता है डेटा मैपिंग का, वो हमें थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा। उससे पहले हमें टेबल क्रिएशन वगैरह सीखना पड़ेगा, तो उसको हम एक दो क्लास बात करेंगे, कल देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो हमने डेटा इंपोर्ट किया है ना, उसको पहले एक बार देख लेना सीख लेते हैं। सबसे पहले कमांड आपको सिखाते हैं आपकी, जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया है हर बार आपको उसे यूज करना पड़ेगा। पहले कुछ भी कमांड लिखने से पहले, जैसे आप मान लो अपना शटडाउन करके चले गए, आप कल आओगे, ऐसा नहीं है कि कल आती कमांड लिखने शुरू कर दोगे आप। सबसे पहले आपको आपके डेटाबेस को यूज करना पड़ता है। तो आई विल हैव टू टाइप यूज, और जो भी मेरा डेटाबेस का नाम है, सो SQL समथिंग, ठीक है। ये कमांड SSMS ओपन करते ही सबसे पहले रन करना होता है, ये इट्स लाइक अ रूल, ठीक है। क्यों सर रन क्यों करना पड़ता है? ये इसलिए रन करना पड़ता है क्योंकि हम ना इट्स लाइक कि जैसे आप एक्सेल में वर्कबुक खोल रहे हो, तो फोल्डर में जाके वर्कबुक सबसे पहले ओपन करोगे तभी तो उसके अंदर कुछ कर पाओगे। SSMS सिर्फ एक्सेल है, हमने एक्सेल खोल दिया, उसके अंदर सबसे पहले हम वर्कबुक सेलेक्ट करते हैं ना, राइट। रिसेंट्स में आती है या फिर हम ब्राउज में जाके करते हैं, जैसे भी करते हैं अपनी वर्कबुक को सिलेक्ट करते हैं कौन सी हमें वर्कबुक ओपन करनी है। तो इसके अंदर वही है कि SSMS ओपन हो गया, सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, इसके अंदर हमें वर्कबुक ओपन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें डेटाबेस अपना ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले, जो सर यूज करना है वही वाला डालना है। हाँ हाँ, कुछ भी थोड़ा सा जो अभी तक बनाई है उसको सबको यूज करना पड़ेगा। नहीं मतलब जैसे अभी तो हमने ये बनाई है हाँ। तो हमें इसका ही नाम डालना पड़ेगा ना यूज करने के। हाँ हाँ, आप इसी में वर्क कर रहे हो तो इसी का डालोगे ना। नहीं मैंने इसलिए ना क्योंकि मैं अब मतलब एक बार फाइल बनाता हूँ और इसी के अंदर फिर ऐसे करके एक एक कमांड करता हूँ। पता था ना कि मैं सिलेक्ट करके अगर ऑल टेक्स्ट करूंगा तो सिर्फ वही कमांड रन होगी, तो ऊपर पड़ी हुई है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा ना, इसलिए आप हटा के लिखना चाहो हटा के लिख लो, एक हाँ टू में कर सकते हो, कोई ऐसे वो नहीं है, बस डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यूज किया। अब यूज के बाद आई कैन राइट अ कमांड कॉल्ड सेलेक्ट, ठीक है। सो द कमांड इज सेलेक्ट,
अभी मैं सिर्फ कमांड बताता हूँ और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उसके जो वेरिएंट्स वगैरह है वो बाद में बात करेंगे। सिलेक्ट, जो ये कमांड है सिलेक्ट कमांड है, ये बेसिकली आपका डेटा दिखाने के लिए होती है, जो आपकी डेटाबेस के अंदर डेटा पड़ा है ना वो दिखाने के लिए होती है, ठीक है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपको दो चीजें स्पेसिफाई करनी है कि आपको कितनी रोज चाहिए और कितने कॉलम चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से मेरे को सारी रोज चाहिए तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैंने रोज को मेंशन नहीं किया, तो मतलब मेरे को सारी रोज चाहिए, ठीक है। वरना लेट्स से मेरे को टॉप 10 रोज चाहिए सिर्फ, तो आई विल राइट टॉप 10, ठीक है। अगर मेरे को सारी रोज चाहिए होती तो मैं टॉप 10 नहीं लिखता, बट मेरे को अभी सिर्फ शुरुआत की 10 रोज चाहिए तो मैं टॉप 10 लिख रहा हूँ। अब आती है बारी कॉलम्स की। कॉलम्स में क्या है, अगर आपको सारे कॉलम्स चाहिए, जैसे रोज में तो हमें खाली छोड़ना पड़ता है, कॉलम्स में भी आपको पुट अ स्टार अगर सारे कॉलम्स चाहिए हमें तो, ठीक है। और अगर हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए सो वी हैव टू पुट द नेम ऑफ दोस कॉलम्स। इसमें ऐसा नहीं है कि टॉप टॉप 5 डाल दोगे तो पहले 5 कॉलम आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, यू हैव टू पुट द नेम ऑफ द कॉलम्स, ठीक है। अभी हमने स्टार लगाया कि हमें सारा चाहिए, जो डिजिट पहले आ रहा है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है, उसके बाद में रोज पहले रोज है ना, टॉप 10 रोज है, टॉप 10 हमने रोज के लिए लिखा है, टॉप 10 रोज, ठीक है। उसके बाद जो हमने स्टार लगाया है वो किसके लिए, कॉलम्स के लिए। अगर सर रोज एक भी मतलब रोज सारी चाहिए तो हम टॉप 10 यहाँ से हटा देंगे, तो अपने आप पता कर ले। हाँ मैंने यहाँ से हटा दिया, सिर्फ स्टार लगाना मैंने सीधा, तो उसे बताया कि रोज अब सारी मांग रही है, और हमें रोज और कॉलम दोनों ही चाहिए तो स्टार भी हटा देंगे। कॉलम तो सबके लिए वो होता है ना कि सारे कॉलम चाहिए तो स्टार लगाना पड़ता है, सारी रोज चाहिए तो हमें खाली छोड़ना पड़ता है, सारे कॉलम चाहिए तो हमें स्टार लगाना पड़ता है, ठीक है। सारे कॉलम्स के लिए स्टार और रो के लिए खाली। हाँ और मैं खाली छोड़ के स्टार लगा रहा हूँ, और अगर स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो स्टार हटा के उसके नाम देते हैं। हाँ ठीक है। और स्पेसिफिक रो जैसा कुछ होता है नहीं कि रो के अंदर डेटा है, राइट। तो अब मैं फिलहाल सब कुछ देख लेता हूँ, चलो मैं टॉप 10 हटा दिया, सब कुछ देख लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट स्टार, अब हमें बताना होता है कि जो हम रोज एंड कॉलम मांग रहे हैं वो कहाँ से चाहिए, मतलब किस टेबल की चाहिए, क्योंकि हमने तो अभी तक सिर्फ वर्कबुक ओपन करी है, उसमें मल्टीपल शीट्स है ना, मल्टीपल टेबल्स है, मतलब हमें अब टेबल का नाम देना होता है, ठीक है। सो उसके लिए वी विल राइट फ्रॉम, इंग्लिश की तरह फ्रॉम की कहाँ से आएगी डाटा, ठीक है। और टेबल का नाम हमने क्या बनाया था, चॉकलेट्स, यहाँ पे चॉकलेट्स बनाया था, आई विल सिंपली राइट चॉकलेट्स। तो कमांड बन गई मेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चॉकलेट्स। इसका क्या मतलब, सॉरी मैंने टैब दबाया था तो इसमें ब्रैकेट में टैब दबा दिया। तुमने स्पेस छोड़ा हुआ था उसमें नाम में, नहीं वापस नहीं लिखा जाएगा, नहीं हाँ लिखा तो था। तुमने स्पेस छोड़ा था ना, हाँ वो ब्रैकेट में उसने उसी ले लिया, स्पेसेस आते हैं ना, यूजुअली ये कन्वेंशन रहता है आपके ना डेटाबेस, या डेटाबेस में जब आप वर्क कर रहे हैं, पावर बीआई में जब आप वर्क कर रहे हैं, या पाइथन में जब आप वर्क कर रहे हैं, किसी भी ऐसे टूल में वर्क कर रहे हैं, तो जब भी आप नाम दो ना, स्पेसिस हम हमेशा अवॉइड करते हैं, स्पेसिस इश्यूज कॉज करते हैं, अच्छा स्पेसिस हम हमेशा अवॉइड करते हैं, इसलिए कि मेरा तुम जितने भी क्या बैक तो हो जाएगा, बट नाम इंपोर्ट ही उस नाम से हो गया ना, अच्छा मैं नाम अगर बाद में चेंज करना चाहूँ तो नाम चेंज हो जाएगा। टेबल का नाम हाँ हो जाता है, बट वो बाद में जब स्टोर प्रोसीजर पे जाएंगे ना बहुत बाद में तब आता है, ठीक है। तो अभी के लिए या तो आप ऐसे इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हैं, वरना कोड्स के अंदर लिखते हो इसे, ठीक है। यूजुअली ब्रैकेट्स प्रेफर्ड होते हैं, मैंने टैब दबाया था अपने आप इसने सारा। हाँ मेरे में देखो क्योंकि मेरे में बिना स्पेस के था ना सब कुछ, तो ऐसे ही आया, ठीक है। अब क्वेरी एंड हो गई तो मैं एंडिंग पार्ट, ठीक है। इसको रन करूंगा तो बेसिकली मेरा चॉकलेट्स का पूरा टेबल प्रिंट हो जाएगा, सिलेक्ट करके ऑल टेक्स्ट सिलेक्ट करके, यूज वाला रन नहीं किया था आपने ऊपर, नीचे से ऊपर पूरा कर देना। नहीं 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 ये रन नहीं किया। हाँ तो यूज वाला भी रन होगा ना पहले, तो तुम दोनों को एक साथ भी रन कर सकते हो, पता है ना, तुम दोनों को सिलेक्ट करके ऑल टेक्स्ट करोगे तो वो यूज होके वो हो जाएगा टेबल प्रिंट, ठीक है। हमारा पूरा जो चॉकलेट्स वाला डेटा सेट है आ गया, मतलब हमारा पूरा डेटा इंपोर्ट हो रखा है, देखो ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। इसके अंदर 900 समथिंग रोज होंगी, मेरी पूरी 1000 रोज है, हाँ प्रॉपर पूरी 1000 रोज है, 1000 रोज है पूरी की पूरी 1000 रोज मेरे को यहाँ पे दिख गई है,
ठीक है, ये था बेसिक ऑफ डेटा इंपोर्टिंग। ठीक है, अब इसमें ना आप एक चीज मेरे को चेक करके बताओ कि लेटेस्ट वाले वर्जन में इन्होंने ये चीज फिक्स करी या फिर अभी भी हमें जुगाड़ी लगाना पड़ेगा। तो आप अभी एक्सप्लोरर में जाते हो ना और अपने डेटाबेस के ऊपर टास्क के अंदर जाते हो जहां से हमने इंपोर्ट किया था, याद है अभी हमने इंपोर्ट फ्लैग फाइल सेलेक्ट किया था ना, उसके नीचे इंपोर्ट डेटा एंड एक्सपोर्ट डेटा का ऑप्शन होता है। ये आपके में ग्रेड आउट है या क्लिकेबल है, चेक करो। ग्रेड आउट है ना, हाँ तो उन्होंने अभी फिक्स नहीं करी है। ठीक है, तो अब हमें ना जो डेटा इंपोर्ट करना होता है वो अलग अलग जगह से इंपोर्ट करना पड़ सकता है, एक्सेल से या सीएसवी से ही या किसी और एसक्यूएल सर्वर से। मान लो 2 एसक्यूएल सर्वर है, एक में से डेटा हमें माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे में, तो वो वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस सब के लिए वी रिक्वायर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड। अब जो हम उस पर आ गए डेटा मैपिंग के ऊपर, डेटा मैपिंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना हमें चाहिए होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड। सबसे पहले ना आप सर्च कर लो कि आपके स्टार्ट में क्या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड अवेलेबल है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड अपने स्टार्ट मेन्यू में सर्च कर लो कि अवेलेबल है क्या नहीं। मेरे पास तो अवेलेबल होगी, मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है ना अलग से, मैं आप लोगों का अलग से इंस्टॉल करवाता हूँ। वो है कुछ ऐसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड के नाम से, नहीं है? हाँ? नहीं, तुम्हारा सब कुछ होगा, एक बार वर्चुअल बॉक्स चल गया ना सब कुछ एज इट इज होगा है। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, फिर तो बढ़िया है। ठीक है, अब इसको ओपन कर लो। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड खुल जाता है। हाँ, इसमें वो नीचे टिक करके नेक्स्ट करना, टिक करके नेक्स्ट किया था ना। ठीक है, अरे रुक तो जाओ सब करो, दिख रहा है? बता दो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। तुमने इतनी बार खोले था इसलिए इशू आ रहा था शायद से। हाँ ठीक है, तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट इंस्टॉलेशन नहीं है अभी। ठीक है, तो देखो जो आईएसएफ डाउनलोड हुई थी याद है, उसमें डाउनलोड मीडिया में जाके हमने डाउनलोड करी थी, अब हम उसका यूज करेंगे टू गेट दिस इंस्टॉलेशन विजार्ड। ठीक है, अब मेरे में जो ये वाला पार्ट है ना थोड़ा सा अटकता है, तो मैं तुम्हें स्टेप्स बताता रहता हूँ, तुम कर लो। ठीक है, जितना मैं चल पाएगा उतना मैं दिखा देता हूँ, बाकी तुम खुद करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास कहाँ पे था, हाँ ठीक है। तो आपके में जो आईएसओ फाइल है, पहले तो अपने वो फाइल मैनेजर खोलो, उसमें आईएसओ फाइल पे जाओ। आईएसओ फाइल बेसिकली आपकी डिस्क इमेज होती है। इट्स लाइक कि जैसे पुराने जमाने में आप सीडीज यूज करते थे ना, उसका डिजिटल वर्जन है। डाउनलोड्स में डाली थी, नहीं मिल रही। ये वाली, ठीक है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके विल माउंट इट, माउंट करोगे मेरी तरफ खुल गया, फिर मेरी तरफ खुल गया फोल्डर। ठीक है, अब इसके अंदर सेटअप पे जाएंगे, सेटअप के नाम से फाइल है ना, इसको ओपन करो और वो यस कर देना उसमें परमिशन में।
कुछ इस तरीके से सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा आपका। ओके, है ना। अब वी हैव टू गो टू इंस्टॉलेशन, सेकंड पार्ट प्लानिंग के नीचे। इंस्टॉलेशन में पहले वाला न्यू सर्वर, न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंडअलोन इंस्टॉलेशन और ऐड फीचर्स टू एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है, हाँ हाँ क्लिक करो। अब मेरे में यहाँ से ये बहुत ज्यादा टकना शुरू कर जाएगा, तो जैसे अगर तुम्हारे ऊपर हो जाए तो मेरे को बता देना कि मेरे में बहुत ज्यादा टाइम। ये करने के बाद मल्टीपल डेटाबेस से एक्सेल से हमें ये सारे फीचर मिल जाएंगे। अभी हम सिर्फ सीएसवी से कर सकते हैं, और सीएसवी से भी डायरेक्टली डाटा इंपोर्ट होता है, मैप नहीं कर सकते हम। डेटा मैप करना का मतलब होता है कि हमने टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, अब उसके अंदर हमें सिर्फ डेटा चाहिए। हट गया वो, हट गया कुछ और खुला। ठीक है सर, नीचे खुला तो हुआ है, देखो तो सही। ये खुला है, नीचे खुला हुआ। तो मैं तुम्हारे भी बताता हूँ कि मेरे में तो वर्ड का ही होगा। अब इसमें सिंपली नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं, नेक्स्ट। हाँ, अब इसमें ना यहाँ से हमें चेंजेस करने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पूछ रहा है परफॉर्म अ न्यू इंस्टॉलेशन ऑफ एसक्यूएल सर्वर। हमारे पे इंस्टॉल तो है ही, इंस्टॉल नहीं करना हमें, वी वांट टू ऐड फीचर्स। ठीक है, नाम भी ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं ऐसे। ठीक है, नहीं किया है क्योंकि एक ही सर्वर इंस्टॉल्ड है, अगर मल्टीपल सर्वर इंस्टॉल होते हैं मल्टीपल आते हैं। मल्टीपल सर्वर, हाँ आप एक्सटर्नल मल्टीपल सर्वर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अब हम फीचर ऐड करना है इसमें, विल गो टू नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से हम इसको हटा देंगे। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि जो आपका एसक्यूएल सर्वर है उसके लिए आपको होस्टिंग एक्सटेंशन चाहिए कि आप होस्टिंग के ऊपर वर्क कर रहे हो। हम लैपटॉप के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अगर हम सर्वर के ऊपर वर्क कर रहे हो तो इसको हम रखते हैं, बट अभी हम लैपटॉप के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसको अनटिक कर देंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ गए मतलब फीचर्स की लिस्ट। इस फीचर की लिस्ट में हम ये इंटीग्रेशन सर्विसेज, स्केल आउट मार्कअप, सॉरी स्केल आउट मास्टर, स्केल आउट वर्कअप एंड मास्टर डेटा सर्विसेज, ये चार ऑप्शन हमें चाहिए होते हैं। ये चार ऑप्शन अब कैसे क्या करते हैं उसके बारे में तो ठीक है मत जाओ, ये चार ऑप्शन अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूजर चल जाता है। ठीक है, वी विल डू नेक्स्ट। थोड़ा टाइम लगेगा इंस्टॉल करेंगे चारों फीचर्स के लिए। ठीक है, एंड हाँ कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इंस्टॉल कर लेगा, कुछ नहीं किया हमने, फीचर्स देख किए थे, एक दो जो ऑप्शन चेंजेस किए थे मैंने बता दी, उसके अलावा सिर्फ नेक्स्ट टेक्स्ट किया हमने, एडवांस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसको दे दो, एक दो मिनट दे दो, ये आराम से इंस्टॉल करेगा। तो ये बाय डिफॉल्ट ये वाला फीचर आपके एसएसएमएस सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है तभी आना चाहिए। बट पॉइंट इज की पता नहीं कुछ तो बग वगैरह चल रहा है, मैं बोला था तुम्हारा लेटर भेजा तो उसको फिक्स कर दिया होगा इन्होंने, बट मेरे फिक्स नहीं हुआ है। तो ये जुगाड़ है कि किस तरीके से हम ये ऑप्शन ले सकते हैं। वेट करो एक बार, इतने में आपको दिखा देता हूँ अपने वाले में। ठीक है, मेरे पास तो वाला के लिए ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है मैंने। गिव मी अ सेकंड, आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या वर्क करती है वो चीज। सबसे पहले तो एक बार इसको बंद कर दूं। ठीक है, सो जब आप ओपन करते हैं उसको प्रॉपरली, जब वो ओपन हो जाता है, गिव मी अ सेकंड, स्टार्ट की काफी आपने जॉब करी है। हाँ हाँ,
तो अगर जैसे हमको किसी को मेल कर रहे हैं तो मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, है ना? टास्क के लिए पर इतना सुबह आता है ना तो ठीक है हाँ। सही चल रहा है आपका? हाँ एकदम से चलो कोई इशू नहीं। तो जैसे किसी को हम मेल कर रहे हैं प्रोस्पेक्ट अपना प्रेजेंट करने के लिए, तो कोल्ड ईमेल टाइप इसको बोलते हैं, तो मल्टीपल टाइम कर सकते हैं कि ऐसा है कि भाई एक को भेज दिया तो कुछ टाइम वेट करना है, कितना टाइम वेट करना है? हाँ वेट करो, क्योंकि अगर मल्टीपल टाइम भेजोगे तो जो इनबॉक्स है वही स्पैम में मार्क कर देगा आपको। कितना टाइम वेट करना चाहिए? दिन के 2 मेल मैक्सिमम। दिन, जैसे मैंने एक मेल कल भेज दिया तो वेरी गुड, यहाँ पे अलाइन होती है सारी चीजें, तो मैं नेक्स्ट मेल कब भेजूंगा? मेरे को रिकॉर्ड आज ही भेज दूँ, मतलब एक एक दिन के उसको भेज सकता हूँ। देखो ये जो मैंने बताया ये होता है कि सिर्फ तुम स्पैम मार्क ना हो उसके लिए, तो तुम एक्चुअल अगर प्रोफेशनली देखोगे सो यू गो विद लाइक वीक के 1 से 2 मेल, 1 से 2 मेल वीक के कंटेंट चेंज एंड कंटेंट चेंज करके। एंड सबसे पॉइंट होता है कंटेंट अगर तुम सही रखो डजंट मैटर, सब्जेक्ट का मेन पॉइंट होता है सब्जेक्ट चेंज करके सब्जेक्ट चेंज करके, ठीक है। एंड यूजुअली प्रेफर रहता है कि आप ना इसको मंडे की मॉर्निंग 8-9 o'clock के आसपास मेल करो, एंड उसके अलावा फिर आपके पास फ्राइडे को शाम को रहता है, क्योंकि ज्यादा ना कंपनीज में जो पर्सन्स होते हैं इंचार्ज वाले वो मंडे को आके मेल चेक करते हैं, फिर लॉग आउट करते हैं फ्राइडे को वीकेंड से पहले, तब मेल ज्यादा चेक करते हैं। जो मेल पे ना नजर पड़ना काफी मुश्किल होता है, तो इसी का ध्यान रखना होता है आपको, ठीक है। हम आते हैं वापस अपने कहाँ गया ये रहा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, चाकू भी खुल गया। अब इंस्टॉलेशन हो गई है गाइस, हाँ इंस्टॉलेशन हो गई, तो आपके पास भी वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। अब मेरे पास जैसा सेम मेरे पास आ रहा है वैसे आपके पास भी आ रहा है, ठीक है। सेम सेम लिख दिया राइट। अब इसके अंदर सबसे पहला जो पैनल आपको आता है वो होता है डेटा सोर्स का पैनल, कि डेटा हमारे पास है कहाँ पे, हमें कहाँ से लेना है डेटा, ठीक है। तो डेटा सोर्स के पैनल में वी कैन सेलेक्ट एनी काइंड ऑफ सीएसवी फाइल। अभी जो फ्लैट फाइल है ना, सीएसवी फाइल को हम बेसिकली फ्लैट फाइल बोलते हैं, ठीक है। वो हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से इंपोर्ट करने का क्या फायदा है कि हम ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल के अंदर से इंपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ इसके ना ये हमें 2 फाइलें प्रोवाइड करता है नहीं। पहले तो अगर हम नॉर्मली एसक्यूएल एसएसएमएस के अंदर से इंपोर्ट कर देते तो हम सिर्फ अपना सीएसवी फाइल इंपोर्ट कर सकते थे। इंपोर्ट फ्लैट फाइल का ही ऑप्शन था, इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन विदाउट था, इश्यू था ये वाला। तो हम सिर्फ हमारे सीएसवी फाइल इंपोर्ट कर सकते थे, ठीक है राइट। तो इसके साथ हम देखो कितने सारे ऑप्शन आपके डेटा सोर्स के, बेसिकली आप कहाँ से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो वो सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एक्सेल और एसक्यूएल सर्वर्स, फ्लैट फाइल सब कुछ है, ठीक है। पहला फायदा तो ये। दूसरा फायदा कि जब आपने फ्लैट फाइल इंपोर्ट करी थी एसएसएमएस के थ्रू, तो क्या हुआ था कि जब हमने इंपोर्ट करी उसने टेबल पूछा कि कौन सा बनाना है, उसने टेबल बनाया खुद से, राइट। यूजुअली जब हम एसक्यूएल सर्वर वर्क कर रहे हैं तो हम इस चीज को प्रेफर नहीं करते कि टेबल वो खुद से बनाए। हम ज्यादा क्या प्रेफर करते हैं, टेबल हम बना लें, डेटा हम इंपोर्ट कर लें। हमारा ये गोल रहता है कि टेबल हम खुद बनाए और डेटा हम इंपोर्ट कर लें। क्यों? उससे फायदा क्या मिलता है हमें, जो टेबल है ना उस पर हम कंट्रोल ले सकते हैं। अब कंट्रोल इन द सेंस किस सेंस में बात कर रहा हूँ वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। बट अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं तो मैं कंडीशन लगा सकता हूँ अपने टेबल बनाते हुए। फिर एक छोटा सा होता है, ये टेबल एग्जैक्टली कैसी होती है? मेरे को जो आपने देखा पीछे प्रिंट हुआ एसएमएस में जो नीचे आता है ना, हाँ, ये टेबल है। हाँ इसका टेबल कॉलम्स करके, कॉलम्स, जो टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, हाँ, रोज जो टेबल के अंदर रोज होती है, ठीक है। सर टेबल ना अभी तो ये वाला जो टेबल था वो डायरेक्टली मेरा एसएसएमएस में बना के दिया था मुझे, है ना। जब मैंने इंपोर्ट किया था ऑटोमेटिकली बन गया था मेरे पास ये। तो इसमें मेरे पास क्या दिक्कत होती है कि मैं ना इसके ऊपर अब मेरे को कुछ भी करना है तो वो मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। रूट से मैंने नहीं बनाया इस टेबल को, है ना। तो मेरे पास कंट्रोल थोड़ा कम रहता है एंड मैं मॉडिफिकेशन करके डेफिनेटली कंट्रोल अपना वापस ले सकता हूँ, बट दैट एड्स एन एक्स्ट्रा स्टेप, ठीक है। तो हम प्रेफर क्या करते हैं कि टेबल एंड उसके जो भी कॉलम्स वगैरह आने हैं वो हम खुद मैन्युअली बनाएं, और जो उसकी रोज है, जो एक्चुअल डेटा है, डेटा तो रोज के अंदर ही है ना, तो वो रोज हम इंपोर्ट कर ले। आई तो मेरी बात समझ,
मतलब तो हम कॉलम को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हाँ, कॉलम के ऊपर हम मॉडिफिकेशन करने की जरूरत ना पड़े, हम पहले ही सब कुछ जो भी जैसे चेक्स होते हैं, कीज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम पहले ही लगाते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। अपना पॉइंट ये चीज कहाँ पे करनी होगी? हम आगे सीखेंगे, बता रहा हूँ कि ये फायदा है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट विजिट का दूसरा फायदा यही है कि इससे हम ऑलरेडी टेबल के अंदर डेटा डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे, मतलब कैसे आएगा वो हाँ, अभी बता रहा हूँ, वो चीज मैं अभी बता रहा हूँ, बट अभी हम इंपोर्ट करेंगे नहीं एक्चुअल डेटा। ठीक है, हम एक टेबल को क्रिएट करेंगे, देन हम उसके अंदर डेटा इंपोर्ट करेंगे। उससे टेबल क्रिएट कैसे करेंगे? बताओ बस कुछ वो तो बताओगे, ऐसे थोड़ा विजुअली अगर देखें तो डेटा कमांड से डालेंगे। कमांड से हम टेबल क्रिएट करने का मतलब एसक्यूएल के लैंग्वेज में ना, मतलब फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से करेंगे ऐसा कुछ। टेबल क्रिएट करने का मतलब एसक्यूएल की लैंग्वेज में होता है कि आप सब कॉलम्स बता रहे हो, कॉलम के नाम बता रहे हो, कॉलम के नाम, वैल्यू को दे रहे वैल्यू हम इंपोर्ट करेंगे, वैल्यू तो हमेशा इंपोर्ट की जाती है, डेटाबेस में इंपोर्ट डेटाबेस में हमेशा इंपोर्ट किया जाता है। जो कॉलम के नाम है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है कॉलम्स की, वो हम मैन्युअली देते हैं। टेबल क्रिएट करने का मतलब है कि हम कॉलम के नाम और उनकी प्रॉपर्टीज क्रिएट कर रहे हैं। मतलब अपनी रिक्वायरमेंट एसक्यूएल को बताते हैं और वो उसके हिसाब से डेटाबेस में बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, ये होता है टेबल क्रिएट करने का मतलब। और जो हम फ्लैट फाइल डायरेक्टली इंपोर्ट करते थे तो टेबल एसएसएमएस ने बना के दिया था, बट ऐसे में हम टेबल में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दूंगा सिर्फ कि मेरे को लेट्स से फ्लैट फाइल सोर्स ही दे रहा हूं ऐसे। ठीक है, आई विल डू नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को ना इसको सोर्स देना है कि एक्चुअली मेरी फाइल है कहाँ पे। मैंने ऊपर सिर्फ सेलेक्ट किया फ्लैट फाइल सोर्स, तो यहाँ पे मेरे को सोर्स देना है। आई विल डू ब्राउज एंड मैं यहाँ से डॉट टेक्स्ट होगा, और इसको ना यहाँ पे सेलेक्ट करके सीएसवी में चेंज कर सकते हो, नीचे से सीएसवी में चेंज कर सकते हो। लेट मी गो बैक टू माय एक्सेल, यहाँ पे मेरी मेरी चॉकलेट वाली फाइल, इसको ओपन कर लिया, पाथ आ गया, सब कुछ बाय डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक बार वेरीफाई करेंगे कि एक चीज है क्या क्या। नहीं बस मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट हमें टेक्स्ट आता है। ठीक है, और जो मेरी फाइल है वो सीएसवी फाइल है, यूजुअली टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है आपके पास। मैं यहाँ से बस सीएसवी पे चेंज कर देता हूँ इसे, फाइल दिखती है मेरी, क्लिक किया और ओपन कर दिया। ये जो पूरा परफॉर्मेंस खुला है, ये कैसे खुला? ये तो इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट विजार्ड है ना। अच्छा, उसी में। और जब आप ऊपर से यहाँ पे मतलब बाय डिफॉल्ट आपके पास सिर्फ ये आता है, मतलब ये डाटा सोर्स वाला ऑप्शन, ये कुछ खाली होता है। जैसे आप इसमें फ्लैट फाइल सोर्स सेलेक्ट करोगे ना, तब ये सब खुल जाएगा, ठीक है, तब ये वाले सारे ऑप्शन थे। तो ये अब इसमें इंटीग्रेट हो गया। जैसे अभी तो आपने पूरा स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने के बाद ये परफॉर्मेंस खुला। हाँ, मान लीजिए ये बंद कर दिया, आपको वापस से खोलना है इसको, दोबारा मैं इसको बंद कर देता हूँ, अभी बंद करेंगे क्योंकि मेरा ना स्टार्ट थोड़ा सा लैग आउट करता है। ये वाले में स्टार्ट लैग आउट करता है, फाइल में ले रखा। मैंने बंद कर दूंगा ना एंड दोबारा इसलिए दोबारा ऐसे ही हो जाएगा इस तरीके से। ये डिफॉल्ट रहता है। एसएमएस यहाँ पे ना, एसएमएस तो सेम ही है ना, वो तो अलग है, इसमें तो कुछ दो की खोल रखी है, ये वाला हाँ, तो अलग है ये, मतलब उससे इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। ठीक है, इसका उसका कुछ रिलेशन नहीं है फिलहाल, ये अलग है। तो यहाँ से जैसे तुम फ्लैट फाइल सोर्स पे जाते हो, वेट नेक्स्ट, ये ठीक है, फॉरवर्ड, तो वो इंडिविजुअली रन करते हैं, लेकिन वो ये जो उसको कमांड देंगे वो उसी एसएसएमएस में इंपोर्ट करते हैं। नहीं पॉइंट इज कि जैसे मैं बताया था कि हम दो सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे थे, स्किल सर्वर एसएसएमएस, एसक्यूएल सर्वर से इंटरेक्ट करता है। ये भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली एसक्यूएल सर्वर से इंटरेक्ट करता है, ये एसएसएमएस से होके नहीं जा रहा है, ये डायरेक्टली एसक्यूएल सर्वर पे बात कर रहा है। ठीक है, तो जो इसका आउटपुट निकलेगा, जो फाइल हमें चाहिए, वो कहाँ दिखेगी? एसएमएस। हाँ, तो मतलब बेसिकली पॉइंट है कि इसने फाइल डाल दी एसक्यूएल सर्वर पे, तो एसक्यूएल सर्वर से वो फाइल हम एसएसएमएस के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने मैंने ब्राउज करके मैंने फाइल सेलेक्ट कर ली अपनी। अब जो यहाँ पे ऑप्शन है एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, लोकेल, इसे लोकल बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, लोकल का मतलब होता है कि जो हमारी फाइल है वो किस लैंग्वेज में है बेसिकली। तो इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश है, इसको मैं नॉर्मल इंग्लिश भी कर दूंगा तो भी इट विल वर्क।
यूएस वाली जो इंग्लिश है ना, इसमें कर देते हैं, इसको एक काम करते हैं। कई बार कई सारी चीजों में ना इशू आ जाता है, वरना क्योंकि अब ये डेटा सेट मैंने तो क्रिएट किया नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स से कर दिया मैंने से, ठीक है। अब कोड पेज, ये जब आप कैरेक्टर एनकोडिंग वाला पार्ट कभी किसी फील्ड में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, इसको अभी छोड़ दो, इसको बाय डिफॉल्ट पे रहने दो, ठीक है। पर द बेसिक मीनिंग इज कि हम जो एबीसीडी कैरेक्टर्स यूज करते हैं ना, तो लैटिन इंग्लिश, लैटिन इंग्लिश वाले कैरेक्टर्स हैं वो, तो वही होता है कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कोड स्पेसेस होते हैं, तो उसके लिए हम कोड पेज यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसमें बाय डिफॉल्ट सही उठा, बाय डिफॉल्ट सही ही उठाएगा, ये बहुत लाइक टेक आया था तब के लेवल का, जब वैक्यूम ट्यूब से वर्क करता था तब के लेवल की इंकोडिंग होती है। ये कितना पुराना है एसक्यूएल? एसक्यूएल तो 1986 समथिंग में आया था। हाँ 1986 था, 1996 में एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, जीएसटी याद रखता, ठीक है ना। ठीक है, अब फॉर्मेट में आ रहा है डेलिमिटेड। डेलिमिटेड का मतलब होता है कि जो हमारा डेटा है ना, वो किसी एक कैरेक्टर को यूज करके सेपरेट किया हुआ है। या तो कॉमा हो गया, स्पेस हो गया, अंडरस्कोर हो गया, किसी भी तरह मतलब हमने सेपरेट आउट किया डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे डेलिमिटेड के अलावा क्या ऑप्शन होता है कि फिक्स विड्थ, कि मतलब बस 5-5 कैरेक्टर चाहिए सारे, या तो उस तरीके से हो सकता है कोई डेटा है उसके अंदर ना हर एक जो वैल्यू है वो 5-5 कैरेक्टर की ही है, तो वैसे फिक्स विड्थ में देता हूँ। वरना इसमें होता है राइट राइट का मतलब कि राइट हैंड साइड पे मेरे कैरेक्टर सारे मिले हुए हैं, मेरा लिस्ट है बेसिकली, जो राइट हैंड साइड से लगातार लिखी हुई है, ठीक है। मैं डेलिमिटेड है, मैं डेलिमिटेड ही सिलेक्टेड रखूंगा, ठीक है। अब टेक्स्ट क्वालिफायर, इसमें नन छोड़ेंगे। टेक्स्ट क्वालिफायर मतलब कि वो बताएगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी मैं उसे एज अ टेक्स्ट लूंगा। तो यूजुअली जब आपके पास जो आपका टेक्स्ट है अगर वो डबल कोट्स के अंदर है तो यहाँ पे आप डबल कोट्स डालते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे नन की जगह पे डबल कोट्स डालोगे। अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो नन छोड़ेंगे इसे, ठीक है। देखो अब जब हेडर रो डेलिमिटर है, रो का मतलब पता है टॉप रो, जिसके अंदर हमारे कॉलम के नाम है, ठीक है। अब वो कैसे डेलिमिटेड है, क्या वो अलग तरीके से डेलिमिटेड है? नहीं, हमारे पास अलग तरीके से डेलिमिटेड नहीं है। हम इसके अंदर भी कॉमा सिलेक्ट करेंगे, तो ड्रॉप डाउन करके कॉमा में शिफ्ट कर देंगे कि वो वाली रो भी हमारी कॉमा सेपरेटेड ही है, ठीक है। और किसी और तरीके से डेलिमिटेड होती तो हम वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ हेडर रोज टू स्किप मतलब कितनी हमने रोज ऐसे ऊपर सिर्फ नाम डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए छोड़ी हुई है 0, और नीचे हमने टिक किया हुआ है कॉलम नेम्स इन द फर्स्ट डेटा रो। हेडर रो टू स्किप मतलब 0 हमने इसलिए किया है कि कई बार ना आपके डेटा के अंदर क्या होता है कि शुरुआत की 5-6 रोज सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए होती है, मान लो कमेंट्स चले होते हैं या फिर सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है कि डेटा क्या है, उसके बाद डेटा शुरू होता है। तो कितनी रोज में आपको डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। हमारे में फर्स्ट रो से ही सीधा एक कॉलम के नाम से, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी हेडर रो है ही नहीं स्किप करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद कॉलम नेम इन द फर्स्ट डेटा रो, ये फर्स्ट डेटा रो में बस कॉलम के नाम है, हमने इसको टिक कर लिया कि हाँ बस फर्स्ट डेटा रो में कॉलम के ही नाम है। फिर विल डू नेक्स्ट, बस देखो इसने अच्छे से सेपरेट कर लिया, पर स्क्रॉल करके हम देख लेंगे। अच्छे से सेपरेट किया इसने, कोई इशू है ही नहीं हमें, है ना। अगर तो कोई इशू दिख नहीं रहा अपने वाले में, अब देख लो अगर तो कोई इशू नहीं दिख रहा होगा, है ना। बस नेक्स्ट कर दोगे। अगर कोई इशू आता तो हम अपने रो डेलिमिटर एंड कॉलम डेलिमिटर से चेंज कर सकते थे। रो डेलिमिटर कि मतलब एक रो कहाँ पे एंड हो रही है, LF लिखा हुआ है मतलब जैसी मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे रो खत्म हो जाती है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जैसे जहाँ पे एंड है एक रो का, वो मेरा एक रो है। एक रो मैंने लिखनी शुरू करी जहाँ पे वो एंड हुई, मतलब है LF लाइन फिनिश, ठीक है। वहां पे मतलब वहां तक मेरी एक रो, उसके हिसाब से मेरी रो सेपरेटेड है। तो मैंने लाइन लिखते हुए एंटर दबा दिया ना बेसिकली, मैं वो दे दिया कि जहां पे भी मैंने एंटर दबा रखा है वो मेरी एक रो है, ठीक है। और हर एक कॉलम मेरा
उसमें मतलब उस रो के अंदर हर एक कॉलम का डेटा ना कॉमा से सेपरेटेड है, वो दोनों चीजें दी हुई है मैंने। क्या कर दिया तुमने किसके अंदर, कॉमा की जगह पे? तो सबसे पहली रो में चला गया होगा सब कुछ। ब्लैंक हो गया पूरा ही खाली कर दिया। हैक कर लो, अच्छा दो बार रख कर दिया मैंने। डेस्टिनेशन कर दिया मैंने, कर दिया नेक्स्ट पे आ गया तो अभी सोर्स ठीक है चला गया। हाँ प्रीव्यू चला गया, वो सेट हो गया प्रीव्यू, वो एक ही बार आता है वैसे दोबारा कॉपी नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये चाहिए था इसके ना चेंजेस नहीं कर सकते, पॉइंट इज दैट। ठीक है सही आ रहा है डेटा है ना, दिया नेक्स्ट करेंगे। हमने चेक कर ली चीजें, हमने किया नेक्स्ट, या नेक्स्ट, बस डेस्टिनेशन आ गई। डेस्टिनेशन इज हमें डेटा कहाँ पे डालना है, हमें डेटा डालना है अपने एसक्यूएल सर्वर में, तो उसके लिए वी चूज दिस माइक्रोसॉफ्ट ओएलई डीबी ड्राइवर फॉर एसक्यूएल सर्वर। आपका मेरा इंटरफेस चालू, मेरा फाइल नेम मांग रहा है, ये लो डेस्टिनेशन में क्लिक तो करो, क्लिक तो करो, तुम्हारा कुछ और ऑप्शन सिलेक्टेड होगा, here we have to select Microsoft OLE DB driver for SQL Server, Microsoft OLE DB driver for SQL Server पे क्लिक करते ही सब कुछ गायब और मेरे पास एक प्रॉपर्टीज का बटन आ रहा है। ठीक है प्रॉपर्टीज पे विल क्लिक, इस तरीके से मेरा पैनल खुलता है। ठीक है अब यहाँ पे मेरे को ना अपना सर्वर का नाम पेस्ट करना है, और सोचोगे कि मैं रिफ्रेश करके या टॉप डाउन करके यहाँ पे आ जाएगा, तो नहीं आता है, वो अटक जाएगा। ठीक है ये कहाँ से खुला, पहले जो खुला हुआ था इसे डेटा हमारे पास डेटा दिखे था सर, हाँ प्रीव्यू से, उसके बाद ये क्या चीज खुली हुई है? बस नेक्स्ट किया है। अच्छा उसके बाद एकदम से है ना, इधर जाता हूँ मैं, ये आ गया मेरा वो डेटा, बस मैंने अपना सब कुछ सेपरेट करके नेक्स्ट कर दिया, नीचे नेक्स्ट है ना किया। पहले हमने सोर्स किया था कि हमें डेटा कहाँ से लेना है, हम डेस्टिनेशन दे रहे हैं, डेटा पे जाएगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विजार्ड है ना, ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसक्यूएल के लिए यूज करते हो, आपको सीएसवी से एक्सेल में कन्वर्ट करना है, एसक्यूएल से एक्सेल में कन्वर्ट करना है, या एसक्यूएल से सीएसवी में कन्वर्ट करना है, ये किसी में भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटा इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है ये, आपको एसक्यूएल का सर्वर ऐसा कहा था सीएसवी में भी दे देगा ये, आपके एसक्यूएल सर्वर में कुछ डेटा है ना वो एज इट इज आपके सीएसवी में भी दे सकता है ये। तो हम इसमें डेस्टिनेशन डाल रहे हैं, ये हमने डेटा ले लिया, अब जाएगा डेटा, तो हमने उसमें सेलेक्ट किया माइक्रोसॉफ्ट ओएलई डीबी और ड्राइवर फॉर एसक्यूएल सर्वर, ये बेसिकली आपको एसक्यूएल सर्वर का रिप्रेजेंट करता है, ड्राइवर है जो एसक्यूएल सर्वर के लिए और डेटा इंपोर्ट करवा सकता है। ठीक है अब वी गो टू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो फिर रिफ्रेश करके या ड्रॉप डाउन से मैं देख लूंगा कि कहाँ पे क्या है। राइट बट ऐसा नहीं है, हमें एसएसएमएस में जाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पे ना जो सबसे ऊपर देखोगे ये है आपके सर्वर का नाम, ये जब कनेक्ट करते हुए भी आप यूज करते हो इसे, सबसे ऊपर आ रहा होगा जो ऑब्जेक्ट में मेरे डेस्कटॉप समथिंग समथिंग आ रहा है, मेरे लैपटॉप समथिंग समथिंग आ रहा होगा। राइट अब इसको आप दो तरीके से कॉपी कर सकते हो, या तो मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा डेटाबेस इंजन, यहाँ पे मेरे पास ये नाम आएगा, इसको मैं कॉपी कर लूंगा क्योंकि मेरे को नाम चाहिए और कनेक्ट करूंगा नहीं एक्चुअली। ठीक है या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो इस नाम को इस तरीके से। थोड़ा सा ओवर है ज्यादा हो गया आज के लेवल कि मैं सामने नहीं कर पा रहा, तो भी लग रहा है मैंने डाला, मुझे इतना कन्वीनियंट था कि मैं साथ में देख के फिर प्रैक्टिस करूं, बड़ा भी ये हो रहा है, कोई इशू नहीं है, टाइम हो गया तुम्हारा। देखो मतलब कहाँ क्या खुल रहा है, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, इस सारे बात को कल दोबारा तुम्हें वहां तक समझ आता फ्लैट फाइल इंपोर्ट करनी और जहाँ तक ये सारी फाइल्स आ रही थी ना वहां तक समझ में आ रहा इस सब को छोड़ो, जहाँ पे आपने डिलीट वगैरह लगाया था वो तो अच्छे से हो गया।
सर्वर नेम में वो डाल दिया कॉपी अरे तुम सब कुछ छोड़ो, अरे रुक जाओ, बंद कर रहे हैं वैसे उसका हो गया। तो मैं यहाँ तक समझ आया था जब हमने यहाँ पे राइट क्लिक करके टास्क में जाके इंपोर्ट फ्लैट फाइल करके CSV फाइल इंपोर्ट करी थी। हाँ वो समझ आया था। हाँ उसके बाद ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टॉपिक्स को रखे तो वो समझ आया था। हाँ समझ आ गया था, एक बार प्रैक्टिस कर लो, समझ आ गया था मेरे को। हाँ वो समझ आ गया था। हाँ उसके बाद से कल कर, ठीक है, उसके बाद से कर ये पूरा पार्ट कल कर, ठीक है। ठीक है, क्योंकि आज के मेरे को लग रहा ज्यादा हो गया। नहीं देखो मेरे को तो डजंट मैटर कि मेरे को तो आता है सब कुछ, मैं तो पढ़ाता चला जाऊंगा। कितना लाख हो गया मेरे को यार देखो, अगर मैं SQL की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 10 साल से SQL कर रहा हूँ मैं। 10 साल हाँ कब शुरू किया था? मैंने यार ऑलमोस्ट मैं 15 में किया हो 15 में नहीं, मैं 16 में किया था एक्चुअली। 25 खत्म ही हो गया हाँ मतलब वही वही हो गया। तो मैं तो एक्चुअली इससे ज्यादा हो जाएगा। मैं अपना SQL वगैरह मैंने 12th में यूज किया था पहली बार, तो तब से मैं रेगुलरली यूज करता हूँ, तो फिर तो ज्यादा हो गया ना, 12th करे आपको 10 साल फिर बहुत ज्यादा हो गया भाई। बैच याद नहीं, 16 का मेरा कॉलेज वाला बैच है। 16 कॉलेज वाला हाँ तो 4 हो गए, फिर लो 12 हो गए। 12-13 साल हो गए सर। कल करते हैं फिर। 6 बजे तो मैं इसके लिए हाँ, बस 6 बजे। ब्रेक ले लोगे? हाँ? ब्रेक ले लो थोड़ा सा, हाँ मैं तो अभी ब्रेक पे जा रहा हूँ, तो फिर आराम से। 6 बजे मिलता हूँ। चलो ओके, थैंक यू। ठीक, क्लास में नहीं प्लान कर रहे हैं हम लोग। ओके ओके गाइस, थैंक यू।